हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का हमारी फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार रहा। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिसिएशन किया। अब हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग जो है 24 क्वेश्चन से दोबारा से हमें स्टार्ट करना है। हमने 23rd तक कर दिया था। अब इसके बाद 24th वाला पार्ट है। जैसे आपने पहला पार्ट को लाइक किया, वैसे इस पार्ट को भी उतना ही अप्रिशिएट करना, ठीक है। तो आइए 24 से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुगल एम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेटर्स apparatus वाज effectively डिपेंडेंट ऑन, तो ये कह रहा है कि जो मुगल एम्पायर है उसका, मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी समझते होगे, ठीक है। गवर्नेंस चलाना, राजा की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। इसमें जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, मंत्री वगैरह। ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो डिपेंडेंट था किस पे? ट्रैवलर्स पे। ट्रैवलर्स पे डिपेंडेंट था। ये तो बहुत एकदम इररेलेवेंट नहीं लग रहा है? ट्रैवलर्स पे डिपेंडेंट था, नहीं यार। ट्रैवलर्स। दूसरा कह रहा है मासिस पे, लोगों पे नहीं। लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम? वो एडमिनिस्ट्रेशन की बातों को मान लेंगे, ये काम है उनका। पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में लोगों का क्या काम है? ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। उसके बाद है नोबल्स, ठीक है। नोबल्स कौन होते हैं? नोबल्स कौन होते हैं? ये स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर होते हैं, ठीक है। जो इस्लाम को, ठीक है, और बाकी सब पॉलिटिक्स को, सोसाइटी में को, कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उन्हें कहते हैं नॉबल्स, ठीक है। उल्मा उलेमा क्लासेस होती हैं ये इस्लाम के अंदर। इस पे हम कभी और बात करेंगे। अभी अभी के लिए आप ये समझ लेना, नॉबल्स कौन होते हैं? स्कॉलर होते हैं, ठीक है। स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेशन में, ये तो लग रहा है भाई कि हाँ, स्कॉलर जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि स्कॉलर्स वही तो एडमिनिस्ट्रेशन को राय देंगे कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ये तो है। अगला है मीर बख्शी। यार मीर बख्शी जो है, और मीर बख्शी और नोबल, यार देखो मीर बख्शी का काम ना, मीर बख्शी का काम ये जैसे आर्मी हेड था, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिलिट्री है ये, मिलिट्री है ये। तो भाई ये देखा जाए तो यार ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिलिट्री है ये। तो मीर बख्शी भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि मीर बख्शी एक बार को लग सकता है। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। नोबल्स और मीर बख्शी में आपको लग सकता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो नोबल्स है। द मुगल एम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन apparatus was effectively डिपेंडेंट ऑन whom? तो इट इज डिपेंडेंट ऑन मी, नोबल्स, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, मीर बख्शी तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री का हेड बन रहा है, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड नहीं है। और नोबल्स क्यों आएंगे? क्योंकि नोबल्स में देखो दोस्तों, जागीरदार, जागीरदार होते थे, टैक्स कलेक्शन का काम जो करते थे, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का काम जो करते थे, है ना। मनसबदार आपने सुना होगा, मनसबदार, ठीक है, मनसबदार और अदर ऑफिशियल्स, ये सभी क्या कहलाते थे? ये सभी तो नॉबल्स कहलाते थे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका आंसर जो है नोबल होगा। उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। आगे ही मत बात ही मत करो इसके बारे में, तो आगे और इतना पढ़ लिया इसको हमने। फिर है अगला पैसेज। तो पैसेज है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली deliberated अपॉन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which came into effect on 26 Jan 1950. It has the dubious distinction of being the longest in the world, but its length and complexity are perhaps understandable when one considered the country's size and diversity. At independence, the India was not merely a large and diverse but also deeply divided. A constitution designed to keep the country together and to take it forward had necessarily to be an the elaborate, carefully worked out, and painstakingly drafted document. For one thing, it sought to heal wound of the past and the present, to make Indians of different classes, caste, communities come together in a shared political experiment. For the another, it sought to nurture democratic institution. Explain करता हूँ पहले। तो कह रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली deliberated अपॉन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? तो संविधान बनाने के लिए एक सभा थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक काउंसिल थी, ठीक है, जिन्होंने आपसी चर्चा करके क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन हुआ वहां पर, ठीक है, जो कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेलिब्रेटेड अपॉन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही बनाया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट में कब आया? अफेक्ट में कब आया? तो लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो गया, ठीक है। इट इट हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग, इस की एक अलग चीज क्या है इस संविधान की, कि ये बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। साथ ही साथ और क्या है? बट लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एक डिफरेंट पॉइंट नहीं है, बल्कि शायद क्या है, अंडरस्टैंडेबल व्हेन द कंसीडर द कंट्री साइड, बल्कि ये संविधान एक ऐसे देश पे लागू हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा देश है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इस देश पे। जब हम लोग आजाद हुए थे तो हमारी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा हम लोग भिन्न भिन्न थे, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, और बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ा देश था। इंडिया वॉज नॉट मेयरली अ लार्ज एंड, इंडिया सिर्फ एक बड़ा देश और एक डाइवर्स देश नहीं था, बल्कि बल्कि ये क्या था? डिवाइडेड भी था भाई। आप जानते हो हिंदू मुस्लिम बाकी संगठनों में, बाकी धर्मों में हम बटे हुए भी थे, ठीक है। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू कीप द कंट्री टुगेदर, तो इसलिए ये इतना बड़ा संविधान हमने इस तरीके से बनाया है कि जो देश को एक साथ रख सके, ठीक है, आगे फॉरवर्ड लेके जा सके, और इस संविधान के अंदर हर एक चीज क्या हो? इलेबोरेट हो, केयरफुली काम करे हर एक चीज, ठीक है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और इट सॉट टू हील वाउंड, और इस संविधान को ऐसे बनाया गया कि जो पुराने वाउंड्स हैं, घाव हैं, वो भी भरे जा सके, पुराने पास्ट के और प्रेजेंट के भी जो घाव है लोगों के, जो लोगों के साथ जाति पात हुआ है, जो महिलाओं के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उन घाव को भी भरा जा सके, ठीक है। और जो अलग अलग कास्ट में अलग अलग क्लासेस और अलग अलग कम्युनिटीज के साथ भारत में हुई है, ठीक है। चलिए, फॉर अनदर इट्स शॉर्ट टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। चलिए, तो हमने एक समझ लिया। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? तो पहली बार है कि पैसेज से सीधा ही आंसर है, सीधे आंसर यहां से ही आ गया, लिखा ही है इन्होंने भाई कब फोर्स में आया है, तो 26 जनवरी 1950। तो ये तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन दी वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़े संविधानों में भारत का संविधान क्यों आता है? तो क्यों आता है? देखो दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा क्योंकि ये एक पेंस्टेंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है, मतलब इसमें हर एक चीज कैरी की गई है, ठीक है। उसके बाद इट इज केयरफुली, इट इज केयरफुली, हाँ, तो इट इज केयरफुली वर्कड आउट। देखो दोनों ऑप्शन ना, ये ऊपर वाले बड़े सही लग रहे हैं। तो पेंस्टिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब आसान भाषा में बोलूं तो क्या, कि ये डॉक्यूमेंट ऐसा था जो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के, बहुत ज्यादा केयरफुली बनाया गया था, ठीक है। हाँ, सही है ये भी बात। इट इज केयरफुली वर्कड आउट, और इसने काम भी बहुत ढंग से किया, हाँ ये भी लग रहा है। इट इम्बाइब्स कल्चर ऑफ हेरारकी, इसके अंदर डिस्क्राइब लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन दी वर्ल्ड, तो ये इट इम्बाइज कल्चर ऑफ हेरारकी, ये हेरारकी को क्या करता है? आगे बढ़ाता है, ठीक है। नहीं, ये सिर्फ इट इम्बाइज कल्चर ऑफ हेरारकी, ये हेरारकी के कल्चर को क्या करता है? इम्बाइब्स करता है, नहीं, हेरारकी कल्चर को इम्बाइब नहीं करता, ठीक है। सिर्फ इसलिए ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, कहने का मतलब। हेरारकी का मतलब क्या होता है? जब बेटे का बाप, सॉरी, जब राजा का बेटा ही राजा बने, उसका बेटा ही राजा बने, उसका बेटा ही राजा बने, ठीक है। तो नहीं, इसलिए इतना लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ठीक है, पर इसलिए इतना लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है ये, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, पहले दो तो एक बार को करेक्ट लग भी रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एफर्ट करके बनाया, बहुत ज्यादा केयरफुली वर्कआउट हुआ है। और फिर उसके बाद इट इट इम्बाइज द कल्चर हेरारकी, हेरारकी को खैर इन्होंने वो भी नहीं किया, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस कल्चर को इन्होंने एम्बाइब भी नहीं किया, मतलब एम्बाइब का मतलब बोले तो एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक है, एक्सेप्ट भी नहीं किया। उसके बाद है द कंट्री साइज एंड डाइवर्सिटी इम्पैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लैंड।
हाँ, ये तीनों से ज्यादा, इन दो से भी ज्यादा क्या ज्यादा लग रहा है कि हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि कंट्री का साइज, डाइवर्सिटी जो है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ पे फर्क डाला। आप देखो ना, हर समुदाय के बारे में हमारे संविधान की एक खासियत है कि ये हर जाति, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऑफर करता है। ये सबसे बड़ी खासियत मैं समझता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हर जाति के व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को, हर तबके के व्यक्ति को, हर ज्योग्राफी के आदमी को कुछ ना कुछ जरूर जो है ऑफर करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है दबले दबे कुचले वर्ग को, जिन्होंने सालों से, सदियों से जाति पात देखी है, उनको भी ये गारंटी देता है। ठीक है, ये गारंटी देता है जो लोग गरीब रहे हैं बहुत समय से, उनको भी ये देता है। ये सामाजिक शोषण वाले लोगों को भी गारंटी देता है कि हाँ, मैं आपके लिए भी अवेलेबल हूं। ठीक है, ये इवन गारंटी देता है महिलाओं को। ठीक है, ये इन सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। ये इन सभी को कुछ कुछ जो है वो ऑफर करता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे लगता है सबसे बड़ी ब्यूटी है दोस्तों, सबसे बड़ी ब्यूटी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, बट ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये लेंथीएस्ट होने का, लॉन्गेस्ट होने का रीजन नहीं है। तो लॉन्गेस्ट होने का रीजन यही है, फोर्थ ही है। हाउ कैन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया? हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है वो क्या लाता है? यूनिटी लाता है। कैसे लाता है देखते हैं। इट डील्स विद द कंट्रीज प्रॉब्लम, कंट्री की प्रॉब्लम से डील करता है, इसलिए ठीक है, देखते हैं। अभी इस पे कुछ राय नहीं बनाते हैं। द एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर इट्स कंट्रोल, क्योंकि जितना भी भारत का भाग है वो इसके कंट्रोल में है। मतलब दोनों जो है ना, ये ठीक है ना, तो हाँ में अभी लग रहे हैं ना में लग रहे हैं। तीसरा और पढ़ते हैं, पहले चारों पढ़ लेते हैं। इट वॉज डिजाइन टू कीप द कंट्रीज डिवाइडेड क्लास, कम्युनिटीज एंड कास्ट टुगेदर, क्योंकि भारत का संविधान जो लोग आपस में बटे हुए हैं, उन कम्युनिटीज को, उन क्लासेस को क्या करता है? यूनाइट करता है। हाँ दोस्तों, ये बात तो लग रही है, ये बात तो लग रही है, सभी बराबर है। हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, सोशलिस्ट देश है। सब आगे बढ़ेंगे, सब भाई बहन है एक दूसरे के। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है? आपस में भाई है, मिलकर चलेंगे। हाँ, ये बात तो लग रही है कि हाँ, ये बात तो सच लग रही है। इट वॉज टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश, नर्चर करने के लिए नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब तो हम आराम से राय बना सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका जो है वो करेक्ट होगा। 29 पे चलते हैं। इन विच बॉडी वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिब्रेटेड अपॉन? ठीक है, विच विच बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिब्रेटेड अपॉन? 29 पे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थ्रू न्यूज़पेपर कवरेज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रिंसली स्टेट। संविधान बनाने के लिए कौन सी बॉडी है जिसने क्या किया है? डेलिब्रेशन किया है, बहस, चर्चा। ठीक है, किसने किया है? किसने किया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, थी ही नहीं उस समय। न्यूज़पेपर कवरेजेस ने, प्रिंसली स्टेट्स ने, नहीं। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे, द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बाइब्स द राइट टू कल्चरल राइट, एजुकेशनल राइट, इक्वालिटी एंड रिलीजन। ठीक है, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है भाई, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने संविधान का जो नेचर है वो इम्बाइब्ड कर सकते हैं, मतलब ग्रहण, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, या समझ सकते हैं। ठीक है, किसको देखकर? द राइट टू, कौन से राइट को देखकर? कल्चरल राइट को देखकर, इक्वालिटी को देखकर, एजुकेशनल राइट को देखकर, या रिलीजन को देखकर। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस पे कल्चरल पे क्लिक करेंगे सही है, इक्वालिटी पे क्लिक करेंगे सही है, एजुकेशनल पे क्लिक करेंगे वो भी सही है। ठीक है, इनमें से किसी भी आप राइट को अगर, इवन राइट टू रिलीजन, सॉरी, आप इनमें से किसी भी राइट को अगर उठा के देखोगे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताते हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताते हैं, प्रकृति कैसे हमारे देश के संविधान की। चारों ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, किसी पे भी क्लिक कर सकते थे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट?
चलिए, हड़प्पा से फाइनली हमें कोई क्वेश्चन देखने को तो मिला। हड़प्पन सील्स वाज अ मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कह रहा है भाई हड़प्पा की जो सील है ना, वो इसकी सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव, मतलब कि सबसे ज्यादा डिफरेंट, या सबसे ज्यादा क्या कहूं, खास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, या सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा खास आर्टिफैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। भाई हड़प्पा सभ्यता के में जो हड़प्पा की सील है, वो इसकी सबसे खास चीज तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, खास चीज तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हाँ ये भी इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा खास तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, ठीक है। इसको मैं इसको मैं वन ऑफ दी खास देख सकता हूं, पर मैं इसको सबसे ज्यादा खास नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा वन ऑफ दी, ठीक है। तो वन ऑफ दी सिग्निफिकेंट में मैं इसको देखता हूं, हाँ वन ऑफ दी सिग्निफिकेंट में मैं इसको देखता हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है हड़प्पन सील्स मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज unable to read it. Harappan seals motifs conveyed a meaning to those unable to read it. तो ये कह रहा है हड़प्पा में जो सील है, सील के ऊपर जो मोटिव यानी चिन्ह है, वो कन्वे करते हैं मीनिंग को, ठीक है, दोज अनेबल टू रीड इट, ठीक है, उनको जो पढ़ नहीं सकते। नहीं, गलत है ये, ठीक है, गलत है ये। उन पे जो मोटिव है, जो चीजें लिखी गई हैं, उनका तो मतलब हम वैसे ही नहीं देख पाए हैं, ठीक है। फिर है हड़प्पन सील्स हैड संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन देम, गलत गलत, बहुत ज्यादा गलत, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सॉल्व करूं, मैं आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं अभी के लिए, मुझे लगता है ये तो सही है कि वन ऑफ दी तो है, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, इसकी सील है। एक बार इससे सॉल्व करके देखें। ऑप्शन ए किस किस में है, ऑप्शन ए इसमें भी है, ऑप्शन ए इसमें भी है, ऑप्शन ए इसमें भी है, बट हड़प्पन सील्स हैड संस्कृत स्क्रिप्ट ऑफ देम। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो संस्कृत में लिखी गई है। नहीं, आपको ये क्लियरली पता है किस में लिखी गई है वो तो लिखी गई है, कहाँ गया संस्कृत, नहीं, कौन सी स्क्रिप्ट है, बल्कि पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक, बोस्ट्रोफेडन बोलते हैं, बोस्ट्रोफेडन, बोस्ट्रोफेडन, गलत है ये, ठीक है। तो अब मैं ए तो तीनों में आ गया, तो दोस्तों ठीक है ना। अब सी किस किस ए वाले पार्ट में है, वो इरेडिकेट कर लेता हूं। तो भाई इसमें सी है, तो मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी नहीं था। और दूसरा कौन सा मेरा आंसर नहीं है, अब अच्छा, अब इन दो में मेरी जो है वो फाइट बची है, अब इन दो में मेरी फाइट बची है, अब आगे मुझे पढ़ना चाहिए। हड़प्पन सील्स हैड पाली एंड प्राकृतिक इंस्क्रिप्शंस ऑन देम। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। नहीं, पालियन वो नहीं है, कौन सा है, कौन सा है, मैंने अभी तो बताया आपको, कौन सा है, ये रहा, बोस्ट्रोफेडन लिपि है, पिक्टोग्राफिक लिपि है, ठीक है। पिक्टोग्राफिक तरीका था इनका लिखने का, और लिपि का नाम क्या था, सिंबल से बनाते थे, और लिपि का नाम क्या था, बोस्ट्रोफेडन, गलत। तो आप देख लेते, डी भी किसी में है क्या, इनमें से, इनमें से डी देखो दोस्तों, सील्स हैड पाली एंड प्राकृतिक इंस्क्रिप्शंस ऑन देम। तो दोस्तों डी भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि पाली एंड प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन इस पे है ही नहीं, तो डी भी गलत। फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि डी जो है वो हमारा गलत था, हमें पता था, सी हमें पता था गलत था, हमें ए सही पता था, ठीक है। हमें समझ में आया बी जो है वो भी क्या है, वो भी सही है एक बार को, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम किस पे, ई स्टेटमेंट पे। सम हड़प्पन सील्स शो वाइडर स्पेसिंग ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट टू राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। हाँ, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी ये स्क्रिप्ट, सही है, ठीक है। तो हड़प्पन सील मोटिव कन्वेड अ मीनिंग टू दोज अनेबल टू रीड। तो हड़प्पन जो मोटिव से, ठीक है, मतलब मान लो एक सील है, एक टैबलेट है, इसके ऊपर मान लो कुछ भी एक जानवर छपा हुआ है, जानवर मैं बहुत गंदा बनाऊंगा तो प्लीज माइंड मत करना। ये जानवर कोई ना कोई मीनिंग जो है, जो इसको नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनको कोई ना कोई मीनिंग तो देगा, हाँ भाई कोई ना कोई मीनिंग तो देगा, ठीक है। इस पे जो बातें लिखी गई हैं वो तो हम नहीं समझ सकते, पर जो इसके ऊपर जो चिन्ह बना हुआ है, मान लीजिए काव बनी हुई है, वो समझ सकते हैं, मान लीजिए पिग बना हुआ है, मान लीजिए वो समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन थर्ड वुड बी द करेक्ट वन। उसके बाद है, अब इनको मैच करते हैं, कुशाना, अशोका, समुद्रगुप्त, हरिसेन, ठीक है।
3 राजा। अब कुषाण जो है वो क्या था, इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको समुद्रगुप्त पता होगा कौन सा कहाँ का है, गुप्ता काल का है ये, ठीक है। समुद्रगुप्त आपको पता होगा। आपको समुद्रगुप्त नहीं पता तो अशोक पता होगा, कब कहाँ का है, मौर्य काल का है, ये पता होगा। कुषाण पता होगा कनिष्क का है, कुछ तो पता होगा आपको इनमें से। तो मान लीजिए मुझे पता है अशोक, ठीक है, अशोक मुझे पता है। और अशोक के बारे में मैं ये जानता हूं कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने डेसिफर किए थे। तो पियदस्सी बोलते हैं, सॉरी, अशोक को क्या बोलते हैं, पियदस्सी बोलते हैं। मतलब कौन, क्या, प्रिय ऑफ पीपल, ठीक है, या इंग्लिश में लिखे तो बिलव्ड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों को प्यार करने वाला। अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन पे, सिक्कों पे लिखवाया था पियदस्सी, मतलब अशोक को लोग प्यार करते हैं। देख लेते हैं बी का 1 किस में है। बी का 1 इसमें है, बी का 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हो गया। ऑप्शन ए जो, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होने वाला है इसमें, ठीक है, खत्म ना। और बाकी दिमागी भी चलाना है बस मुझे, अगर पियदस्सी पता है तो। बाकी देख लेते हैं और भी देख लेते हैं एक बार को। चलिए, तो सॉरी, कुषाण के बारे में क्या है, कुषाण के बारे में है दोस्तों, थोड़ा सा इसको साफ कर लेना चाहिए मुझे। हाँ, तो अशोक का क्या लगा दिया मैंने, पियदस्सी। कुषाण का मैं क्या लगा दूंगा, कुषाण का लगा दूंगा देवपुत्र। समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखी थी, एक प्रशस्ति, एक प्रशंसा की किताब। मैं आपको यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं वहां पे आपको ये बात मिलेगी, ठीक है। और हरिसेन क्या थे, कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के, बस बात खत्म, ठीक है। हर्षवर्धन के क्या थे, कोर्ट पोएट। आगे चलते हैं। 33, नेम ऑफ द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। इसका आंसर आप गलत नहीं कर सकते, मैंने आप लोगों को लेक्चर में डिटेलली बताया है। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ये गलत हो गया तो समझ लो सीयूटी देना छोड़ दो फिर। मैंने जो यूट्यूब पे लेक्चर डाल लेंगे अभी हम लोग, या डाल चुके हैं हम लोग, आप उनमें ये क्लासेस मेरी लेना, ये तो आपके गलत हो ही नहीं सकते। तो दयाराम साहनी जो है, हड़प्पा की खोज उन्होंने की, ठीक है। चलिए आगे अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो आगे बढ़ाते हैं अब। चलिए मैच करते हैं दोबारा से। जॉन मार्शल, जेएफ फ्लीट, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ। चलिए हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जॉन मार्शल के बारे में आपको पता होगा, 1920s या 1910 अराउंड जो था, ये क्या था, ये एएसआई का हेड था, एएसआई का हेड था ये, ठीक है। और हड़प्पा की खोज में इसका इंपॉर्टेंट रोल था, ये मुझे पता है, मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है इसके बिहाफ पे। चलिए, तो जॉन मार्शल के बारे में, डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शन ऑन द टेम्पल वॉल, विजिट विजयनगर इन 1800, कंजर्वेशन वर्क्स ऑफ विजयनगर बिगन अंडर हिम, डिटेल फोटोग्राफी ऑफ हम्पी। 4 ऑप्शन है दोस्तों। हमारा हड़प्पा वाला जो है ऑप्शन, वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। आप कैसे करें इसको। देखो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने अगर आपने कुछ भी नहीं, अगर आपको पता है यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या आदमी है ये, तो ये पर्सन थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर एम्पायर, उसको खोज करनी तो स्टार्ट इन्होंने नहीं की, ठीक है। खोज करनी तो खैर स्टार्ट नहीं की, पर इन ये जाने जाते हैं हम्पी के लिए। हम्पी की खोज इन्होंने की, हम्पी की खोज की। हम्पी के फोटोग्राफ्स जो हैं वो इन्होंने प्रोवाइड कराए, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये पता है कि अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ जो है डिटेल फोटोग्राफी दी है हम्पी की, या तो मुझे ये पता है। अदरवाइज अगर मुझे ये नहीं पता, तो मुझे ये पता है कि या फिर मुझे ये पता है कि विजयनगर एम्पायर में इन किस आदमी ने विजिट किया है। जैसे कॉलिन मैकेंजी, ये ऑप्शन जो है ना, ये ज्यादा इजी ऑप्शन है। विजयनगर एम्पायर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पक्का पता होगा कि कॉलिन मैकेंजी जो थे वही वो पर्सन थे जिन्होंने विजयनगर विजिट किया था, विजयनगर इन 1800, 1800 के अंदर, ठीक है।
विजयनगर एम्पायर 1800 में नहीं है, वो बहुत पुराना है, ठीक है। उस पर खोज करनी स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो जब खोज करनी स्टार्ट कर रहे थे उसके ऊपर, तो ये जो कॉलिन मैकेंजी था, ये बड़ा इंटरेस्टेड था, ये जानना चाहता था पंडितों से, आसपास के लोगों से विजयनगर एम्पायर के बारे में। और इसने विजयनगर जो है इलाका जो है वो विजिट किया था 1800 में, ठीक है। जब हम पढ़ाते हैं तो ये सबसे पहले स्टोरी सुनाते हैं कि विजयनगर के बारे में हमें कैसे पता लगता है। तो कॉलिन मैकेंजी जो है वो विजयनगर में विजिट करता है, वहां के लोगों से पूछता है कि क्या पता है आपको इस साम्राज्य के बारे में। थोड़ा थोड़ा लोग पंडितों में, मंदिरों में जो बातें लिखी गई होती है, आसपास के लोग जो बताते हैं, उन सबको नोट डाउन कर लेता है, ठीक है। तो कौन है? कॉलिन मैकेंजी विजिट करता है 1800 में विजयनगर एम्पायर। तो डी का सेकंड देख लेते हैं हम लोग, अगर हमें कहीं से समझ में आ रहा तो डी का सेकंड इसमें है, डी का सेकंड इसमें है, डी का सेकंड इसमें है, और 3 ऑप्शन में ही डी का सेकंड है, ठीक है। तो दोस्तों यहां तो हमारी कहानी जो है वो फंस सकती है। तो अब हम देख लेते हैं अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, ए का फोर्थ किस में है? ए का फोर्थ इसमें है, ए का सेकंड है, ए का फोर्थ इसमें भी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप फंसते हो। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ऐसा होगा कि मुश्किल से एक, जहां पे आपके मैचिंग्स जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब अगर आपको ग्रीन लॉ भी पता है तो भी अब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास अभी भी क्या है, अभी भी आपके पास 2 ऑप्शंस जो हैं वो जिंदा है, ठीक है। अब अब मैं ही आप लोगों की हेल्प करता हूं, ठीक है। और हेल्प ऐसे करता हूं कि जॉन मार्शल जो है ना, वो जाने जाते हैं किस लिए? कंजर्वेशन वर्क्स ऑफ विजयनगर बिगिन अंडर हिम। विजयनगर साम्राज्य का कंजर्व करना जो है वो जॉन मार्शल के टाइम पे शुरू होता है। तो बी का 3, ये रहा बी का 3। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और सी का, अब सी बचा, जेएफ फ्लीट किस लिए जाने जाते हैं? डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ टेम्पल वॉल। टेम्पल वॉल पे जो भी चीजें लिखी गई थी, चित्र बने हुए थे, उनको डॉक्यूमेंट किया है इन्होंने। आगे तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। 2023 में भी हम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर इन सबको क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है। पहले भी इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है आया हुआ है, उसमें शायद इब्न बतूता नहीं था, उसमें था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, ये 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है, उसमें अब्दुल रज्जाक था। चलिए, पर अब तो हम यहाँ ये देख लेते हैं। तो 35, अब ये मैच करने के लिए बोल रहा है, तो मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं ना एक मान सकता हूं कि मुझे पता है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में सिर्फ मैं जानता हूं। ये कहाँ से आया था? तो आपने सुना होगा, बड़ा फेमस था ये। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मार्को पोलो से आया था। सॉरी, मार्को पोलो बोल रहा, आई एम सॉरी, मोरक्को से आया था ये, ठीक है। मतलब नॉर्दर्न अफ्रीका के पार्ट से आया था इब्न बतूता। मुझे सिर्फ ये पता है कि इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था, और मोरक्को से आया था, और हाँ, ठीक है। तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता, मान लीजिए मुझे ये पता है। और उस समय भारत के राजा थे, उस समय भारत के राजा थे मेरे हिसाब से, यस, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। इसने, यहां तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको का इब्न बतूता को काजी अपॉइंट किया था, काजी। चलिए, तो देखते हैं सी का फर्स्ट किस में है। अगर मुझे सिर्फ ये पता है कि इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था, तो सी का फर्स्ट देखते हैं। तो सी का फर्स्ट, सिर्फ सी का हो गया मेरा क्वेश्चन। सी का फर्स्ट सिर्फ किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। सी का फर्स्ट किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। सी का फर्स्ट, बाकी मेरे एलिमिनेट हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ए का क्या है? ए का थर्ड है अब, ठीक है। और बी का क्या है? बी का फोर्थ है। और फाइनली एंटोनियो मेजरेते बच गया, वो कहाँ से है? स्पेन से है। हो गया मेरा आराम से। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ये जो ट्रैवलर रिलेटेड होते हैं, इसके ऊपर जब हम चैप्टर करते हैं तो हम ज्यादा डिटेल एनालिसिस पे फोकस कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस दौरान बाकी इस पे ज्यादा फोकस करेंगे जब हम लोग चैप्टर्स करेंगे। चलिए, फिर दोबारा अब ये एरियाज आ गए हैं, ठीक है। 3 तो एरिया है और एक क्या है? बुक है।
चलिए, तो पाटलिपुत्र कहाँ पे है? पाटलिपुत्र कहाँ पे है? पाटलिपुत्र कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र कहाँ है? प्रेजेंट डे पटना। आपको ये बात पता है। अरे आपको यार सुनो, पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी। प्रेजेंट डे कहाँ है? पटना बिहार में। पता है आपको ये? नहीं तो आपको ये तो पता होगा, अर्थशास्त्र एक किताब है, किसने लिखी थी? सामने लिखे हैं लोग, व्यक्ति, और नजरें घुमानी ही नहीं है आपको। किससे लिखी है? कौटिल्य ने। तो आप डी का 4 देख लो एक बार। डी का 4 किस में है? डी का 4, डी का 4, डी का 4 इसमें है, डी का 3 है इसमें, डी का 4 इसमें है, और डी का सेकंड। आपको सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन, अच्छा थोड़ा सा वो हो रखा है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से बस आपको क्या करना है? चूज करना है। आप चूज कर लीजिए आराम से, ठीक है। अब आपको अगर ये भी पता है कुछ भी, या तो कलिंग पता है, कलिंग कहाँ पे है, ठीक है, अशोक ने एक लड़ाई भी लड़ी थी ना कलिंग की, आपको पता है कि कलिंग कहाँ पे है, कलिंग मॉडर्न डे उड़ीसा को बोलते हैं। या आपको पता है राजगृह क्या है? पटना है, ठीक है। ओ सॉरी, पाटलिपुत्र क्या है? मॉडर्न डे पटना है। या राजगृह पता है आपको? प्राकृतिक नेम ऑफ राजगीर बिहार है। आपको इनमें से कुछ भी पता है, मान लेते हैं आपको क्या पता है। कलिंग क्या है? प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा का इलाका है। तो सी का 2 और देख लेते हैं किसमें। सी का 2 इसमें है। अच्छा, सी का 2 इसमें भी है, वाह। चलिए कोई नहीं, पाटलिपुत्र देख लेते हैं, प्रेजेंट डे पटना। तो ए का 3, ए का 3 इसमें है, ए का 2 इसमें है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर मी, ठीक है, प्रेजेंट डे पटना, ठीक है। ऑप्शन या ऑप्शन 1 जो है वो मेरा करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? चलिए, पहली है महाभारत हैज वर्सेस श्लोक। श्लोक कितने श्लोक हैं? तो भाई 1 लाख श्लोक है महाभारत के। तो देखो दोस्तों, अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि लगभग लगभग कितने श्लोक हैं? 50,000 श्लोक थे शुरू में, और उसके भी हमने कंसाइंस करके लगभग 5,000 श्लोक कर दिया था। तो ये ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। चलिए दूसरा है, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया। हाँ, शुरुआत में हमें कितने श्लोक देखने को मिलते हैं? शुरुआत में जो है हमें श्लोक देखने को मिलते हैं लगभग 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 1 लाख। 1 लाख से बाद में इनको हम करते हैं 50,000, 50,000 से बाद में हम इनको कर देते हैं 5,000, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो 1 लाख 50, फिर उसके बाद इनको कंसाइन करके 50,000, और बाद बाद में 5,000 श्लोक जो है हम कर देते हैं किसके? महाभारत के। जब इनिशियली महाभारत पे हमने नॉलेज एस्टैब्लिश करना शुरू किया, तो हमने भारत के अलग अलग कोनों से क्या किया? बहुत सारे श्लोक एक्वायर किए, और वो लगभग कितने श्लोक बन गए? 1 लाख श्लोक हो गए। फिर उसको हमने कंसाइंस किया, कुछ श्लोक जो डबल हो रखे थे उनको कंसाइंस किया, फिर 50,000, फिर उसके बाद और कंसाइंस किया, तो लगभग 5,000 श्लोक जो है बाद में बन गए थे। उसके बाद महाभारत वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। महाभारत जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है। हाँ यार, ये तो सही है ना? वाल्मीकि जी ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। नहीं सॉरी, महाभारत जो है वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी है, सॉरी यार, मैं थोड़ा जल्दी में हो गया हूँ दोस्तों। वाल्मीकि जी ने नहीं, वेद व्यास, वेद व्यास ने लिखी है, ठीक है, वेद व्यास। तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है। फिर है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। यस, महाभारत को कंप्लीट होने में लगभग 47 ईयर्स का टाइम लग गया था। उसको कंपाइल करने में इतने सारे श्लोकों को ढूंढा, फिर उनको कंपाइल किया, 47 ईयर्स लग गए थे। फिर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत ran into 13,000 पेजेस। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत जो है उसको वो 13,000 पन्नों में लिखा गया। हाँ भाई सही बात है, शुरुआत वाला जो है वो 13,000 पेजेस लगे थे। अरे 1 लाख श्लोक है भाई, 13,000 पेजेस में तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है भाई ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। मुझे पता है कि, अच्छा मैंने ये ऑप्शन नहीं पढ़ा, वी एस सुनथांकर इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। बिल्कुल, बिल्कुल ये आदमी जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गए? ऑप्शन ए, सी, डी, ई। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, कुल जाति वंश जन। आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया है ये सब लिखवाया है भाई। जाति, कास्ट, जो भी आदमी
4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, और आखिरी में क्या था, शूद्र। तो जो भी आदमी इन 4 वर्णों में से किसी में नहीं आता था वो क्या कहलाती थी, कास्ट। वो किस में आता था, जाति में आता था। ठीक है, चलिए तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, तब एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे क्या है। तो कुल, जाति, वंश, जन, लार्ज नेटवर्क ऑफ किनफोक, फैमिली, पीपल, लीनिएज। चलिए तो तो इसके लिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऐसे। चलिए तो कुल क्या होता है, कुल क्या होता है, पहले मैं कुल समझाता हूं, यहां समझाता हूं कुल। कुल क्या होता है, आपने ना वैदिक पीरियड में मैंने इसको पढ़ाया था, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ाया था। कुल क्या होता है, कुल होता है हेड ऑफ फैमिली, हेड, हेड ऑफ फैमिली। हेड ऑफ फैमिली कौन होता है, हेड ऑफ फैमिली होता है कुल। ठीक है, तो क्या मेरा कुल फैमिली से बन रहा है, तो कुल फैमिलीज आ गया। ठीक है, हेड ऑफ फैमिली बोलते थे वैसे, पर चलिए मेरा मिलता जुलता ऑप्शन फैमिलीज है। तो देखते हैं जरा फैमिलीज, ए का सेकंड किस में है, ए का 1 है, ए का सेकंड है, ए का 4th है, ए का 3rd है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट है इसका मतलब मेरा। सिर्फ मुझे कुल पता था, कुल का मतलब फैमिली होता है। ठीक है, चलिए और अब हम देखना है तो सारा ही देख लेते हैं। तो जन कौन होता है, जन कौन होता है, तो जन के बारे में देख लेते हैं एक बार, जन कौन है। तो जन मैंने आप लोगों को बताया था कि जन क्या है, जन ना ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल ऑफ सेम ट्राइब, सेम ट्राइब। जब मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें मैंने ये पढ़ाया है जन का मतलब क्या है। अरे चलिए, तो जन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ सेम ट्राइब, ट्राइब, लीनिएज, पीपल, लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक। क्या हमारा होना चाहिए, तो देखो भाई इसमें सबसे सिमिलर जो मेरा वो लग रहा है, वो लग रहा है पीपल। जन क्या है, जन क्या है, पीपल। तो ये क्या था, हेड ऑफ पीपल था ना। ठीक है, तो हेड ऑफ पीपल। चलिए उसके बाद वंश क्या होता है, वंश तो हमें पता है भाई, लीनिएज को बोलते हैं वंश, तो ये तो आसान है। वंश क्या है, वंश क्या है, लीनिएज। और जाति क्या है, अ लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक। मैंने बताया था ना अभी, जो भी जो भी लोग इन 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं आते थे, ठीक है, वो क्या कहलाते थे, जाति। आउट ऑफ वर्ण, आउट ऑफ वर्ण कॉल्ड जाति। जो भी वर्ण व्यवस्था से बाहर होते थे उनको क्या बोलते थे, जाति बोलते थे। चलिए तो मैंने क्लिक कर दिया था ना, हाँ ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए अब आ जाते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मेगा, धाका तारा, गरम हवा, तामस, जिस लाहौर नाहिन वेख्या। अच्छा, जिनने लाहौर नहीं वेख्या, यार गलत लिखा हुआ है, लिखा है ऐसे है, जिनने, जिनने लाहौर नहीं वेख्या ओ कदे जम्मया ही नहीं। देखिए दोस्तों, लाहौर जो है कल्चरल सिटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लाहौर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिनने कदे लाहौर नहीं देखा वो कदे जम्मया ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारे हिस्टोरियंस तो नहीं, बहुत सारे शायर जो हैं वो ये वर्ड यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के कल्चर में, मेनली पंजाब के कल्चर में लाहौर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इवन सिख एम्पायर जब बनता है तो उसकी कैपिटल भी लाहौर होती है। लाहौर का जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है, या जो पंजाबी लोगों का जो लाहौर से जुड़ाव है, वो बहुत ज्यादा है। इवन इसीलिए बहुत सारी कहावतों में ये बोली जाती है ये बात कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो कदे जम्मया ही नहीं। जिसने कभी लाहौर नहीं देखा उसने कभी जन्म ही नहीं लिया है। ठीक है, चलिए तो अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसने क्या क्या बात जो है वो बोली गई है। चलिए तो तो देखिए दोस्तों, मुझे बाई चांस की बात है कि मुझे ये पता था कि ये एक कहावत जो है या एक शेर जो है, किसने बोला है, हबीब तनवर जो है, वो एक शायर है, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, पर हो सकता है कि सबको ये बात ना पता हो। ठीक है, तो मुझे ये पता था, ये मैं एक मुश्किल वो मानूंगा, ये मैं एक मुश्किल क्वेश्चन मानूंगा। हर कोई आदमी इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ये मैं मानूंगा। ठीक है, तो
डी का सेकंड किसी में आ रहा है? डी का सेकंड नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है मेरा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकियों के मैं आराम से मिलाप कर लूंगा, जैसे मेगा धाके तारा, ठीक है, ऋत्विक घटक जो है वो है, उसके बाद गर्म हवा, ये सब दोस्तों वो हैं, लिटरेचर पार्ट है ये सब। और फाइनली तमस जो है वो क्या है? गोविंद निहलानी। मैं इसको जो है आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक बार मैं ये सारे क्वेश्चंस कर दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। और उसके बाद लास्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्खुनी। अच्छा, वो कौन सी महिला थी जिसको सबसे पहले क्या भिक्खुनी बनी, ठीक है। देखो दोस्तों, भिक्खुनी कॉन्सेप्ट कहाँ होता है? बुद्धिज्म के अंदर होता है। बुद्धिज्म के अंदर भिक्खु भिक्खुनी होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी महिला थी जिसको सबसे पहले बुद्ध के बुद्ध के संघ में क्या मिली? एंट्री मिली। वो कौन सी महिला थी? तो दोस्तों वो महिला थी भगवान बुद्ध की मदर, जिनका नाम था गौतमी पुत्र क्या नाम है, ये थोड़ा सा नाम ना इन्होंने गलत लिखा हुआ है। महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। इट्स ओके। तो ऑप्शन थ्री जो है वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट होगा। आगे के क्वेश्चन जो है अब हम आगे भी इस पे डिस्कशन करते हैं, और जो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डिस्कशन और करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन। चलिए देखिए दोस्तों, वैदिक पीरियड जो है वो कब से कब तक है? तो वैदिक पीरियड है लगभग 1500 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी तक, ठीक है। और ये जो वैदिक पीरियड है ना, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ या मैंने क्लासेस जो रिकॉर्ड किए हैं उसमें आप नोटिस करोगे कि वैदिक पीरियड को दो भाग में बांटा जाता है। वैदिक पीरियड को दो भाग में बांटा जाता है, अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, एंड लेटर वैदिक, ठीक है। इन दो भागों में जो है वैदिक पीरियड को बांटा जाता है। इसका टाइम फ्रेज है अराउंड 1500 टू 1000, 1500 टू 1000 बीसी, 1500 टू 1000 बीसी। और इसका है 1000 टू अप्रोक्सीमेटली 600, या कहीं कहीं आपको 600 या कहीं कहीं आपको 500 बीसी भी दिख सकता है, कहीं कहीं आपको 500 बीसी भी दिख सकता है, ठीक है। तो अब ना क्या था कि अर्ली वैदिक जो सोसाइटी थी ना और लेटर वैदिक जो सोसाइटी थी, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे अर्ली वैदिक लोग क्या थे? अर्ली वैदिक जो लोग थे ना, ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से आने के बाद ये इन्होंने भारत में ना बहुत ही ज्यादा लॉजिकल जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, बहुत ज्यादा लॉजिकल, लॉजिकल इन द सेंस। तो देखिए भाई, इन्होंने हर एक उस चीज को गॉड मान लिया या गॉड की उपाधि दे दी जो भी इनके जीवन जीने को सरल बनाती है, ठीक है। जो भी इनके जीवन को सरल बनाता है उसको गॉड मान लिया। इन्होंने जो भी चीज नेचर में इनको हेल्प कर रही है वो क्या है? गॉड है। इन्होंने मानवीयकरण कर लिया उसका, कि इस चीज को, इस फिनोमिना को क्या कौन कंट्रोल करता है? कोई एक गॉड है या कोई एक सुपर पावर है जो इस फिनोमिना को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये इस तरीके से इन्होंने अपनी मेंटालिटी जो है वो मान ली। जैसे मैं बताता हूं कि इन्होंने इंद्र मान लिया। इंद्र किसके देवता है? तो बरसात के, बारिश के देवता है, ठीक है। इन्होंने अग्नि, अग्नि को भी जो है भगवान माना। अग्नि के बारे में इनकी क्या मेंटेलिटी थी? इनकी मेंटेलिटी थी कि अग्नि जो है वो इंटरमीडिएटरी गॉड है। अगर हमें अपने गॉड को कुछ देना है, अपने गॉड को कुछ देकर खुश करना है,
तो अग्नि जो है वो इंटरमीडिएटरी गॉड है, माध्यम है। अगर आप कोई भी चीज अग्नि को दोगे तो अग्नि किसको पहुंचा देगी? भगवान को पहुंचा देगी। ये इनका बिलीफ है। देखो ना, तभी आप देखो हिंदुइज्म के अंदर जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जनरली उसको जलाया जाता है। जलाए जाने का रीजन क्या है? कि जिससे कि उस वो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाए? भगवान के पास पहुंच जाए। ठीक है। आपने यज्ञ सुने होंगे, यज्ञ होते हैं। यज्ञ के अंदर देखो, जब हम आहुति देते हैं तो उन आहुतियों के अंदर वो सारी चीजों की आहुति दी जाती है जो इंसान कंज्यूम करता है। उसमें घी की आहुति दी जाती है, उसमें जो भी इंसान खाता है उसकी आहुति देता है। और ये सब वैदिक काल से चल रहा है, क्योंकि इंसान का ये मानना था कि जो चीजें उसके पास है या जो चीजें वो कंज्यूम करता है, माइट भी गॉड भी वही कंज्यूम करता होगा। ठीक है। तो इसलिए वो सारी चीजें क्या यज्ञ में चढ़ाई जाती हैं या यज्ञ में दी जाती है। इवन यज्ञ में आपने सुना होगा बलि भी दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गॉड को सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? आत्मा, सोल। सोल इज द प्योरेस्ट और सबसे बेहतरीन गिफ्ट है गॉड के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन शॉर्ट, इन लोगों ने ना हर एक चीज को उसको भगवान बना लिया, जो भी चीज इनके डेली लाइफस्टाइल में हेल्प कर रही थी। ठीक है। और आज जो प्रेजेंट गॉड के बारे में हम लोग जानते हैं, वो सब गॉड्स जो थे वो अर्ली वैदिक टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। इंसान उनके बारे में उस दौरान पे नहीं जानता था। इंसान ने उस समय पर उन चीजों को या उन भगवानों को गॉड की उपाधि दी जिन जिन चीजों से उसके डेली बेसिस पे डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है या उसको डेली बेसिस पे काम आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव। देखिए दोस्तों, शिव जो है ना वो उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं थे। ठीक है। विष्णु अवेलेबल थे, पर शिव बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। शिव जहां जहां है, आप वो पार्ट जो है आप समझ लीजिए ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से गॉड हैं? तो देखो, यहाँ पर है अग्नि, वरुण, इंद्र। और यहाँ पे है अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है। अब अग्नि किस चीज की गॉड है? तो बता दिया, अग्नि अग्नि तो इंटरमीडिएटरी गॉड है। इंटरमीडिएटरी इंटरमीडिएटरी गॉड है अग्नि। ठीक है। इंद्र किस चीज के गॉड है? इंद्र जो है वो रेन के गॉड है। ठीक है। फिर कौन बचे? सोम। सोम को जनरली नेचर का गॉड कंसिडर किया जाता है, नेचर के गॉड है। ठीक है। अब यहां पर भी अग्नि है, यहाँ पे भी इंद्र है। पर जो वरुण गॉड है ना, ये गॉड हमें ये गॉड जो है हमें पॉपुलर दिखते हैं। ठीक है। ये गॉड भी पॉपुलर होंगे, पर ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल डाइटीज। प्रिंसिपल डाइटीज कौन है? तो दोस्तों मैं बोलूंगा प्रिंसिपल डाइटीज जो है वो अग्नि, इंद्र और सोम है। आप देखो ना, इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था उस टाइम पे? इनके लिए उस समय पे इंपॉर्टेंट था रेन। रेन क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि भाई अगर जो क्रॉप उगाएंगे तो उस क्रॉप के लिए उस समय कैनाल्स, डैम, नदियों से पानी लाना ये सब तो नहीं होता था। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कैसे पानी का इंतजाम करना, बारिश आ जाए। तो ये लोग बारिश कराने के लिए भी यज्ञ कराया करते थे। ठीक है। नेचर, नेचर तो भाई क्योंकि ये लोग टोटली डिपेंडेंट ही नेचर पे थे, तो उसकी तो वो करेंगे ही, उसको मानेंगे ही। और अग्नि किस लिए? इनका मानना था कि अगर आपको इंद्र को और सोम को कुछ भी चीज पहुंचानी है तो कैसे पहुंचा सकते हो आप? अग्नि के सहारे। अग्नि में आप किसी भी चीज की आहुति दोगे तो वो किसके पास पहुंच जाएंगे? इंद्र और सोम के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। और जिससे क्या है वो उनकी बात सुनेंगे। तो इस समय पे दोस्तों कौन से गॉड जो थे वो बहुत मोस्ट पॉपुलर थे? तो मुझे बोलना, इसमें मुझे आंसर लिखना चाहिए, इसमें मुझे आंसर लिखना चाहिए अग्नि, इंद्र और सोम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अग्नि, वरुण और इंद्र गॉड नहीं थे, ये भी गॉड थे। बट द प्रिंसिपल डाइटीज जो थे ना वो ये थे अग्नि, इंद्र और सोम। और शिव के मैंने ये वाले ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट कर दिए क्योंकि शिव जो थे वो वैदिक काल में हमें शिव के बारे में जनरली नहीं पता था। आप लोग बच्चे सोच सकते हो कि बट सर, हड़प्पन एज के अंदर हमें एक पिक्चर मिली है। ठीक है। जिसे हम पशुपतिनाथ की पिक्चर बोलते हैं, पर उसे तो बुक में लिखा हुआ है कि वो प्रोटो शिवा है। देखो दोस्तों, उसको एक जर्मन आर्कोलॉजिस्ट ने प्रोटो शिवा की उपाधि दे दी कि इट इज ही इज लाइक अ शिव।
प्रेजेंट डे शिव से मिलते हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये शिव ही है। तो चलिए इस बारे में जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा बताऊंगा कि किसने कैसे क्या कहा है, बट अभी के लिए आप यही समझ के चलिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो आंसर हमें उसका समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, प्लीज फोकस। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पे जाना है, ठीक है। तो पहला है, विनय पिटक डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ मॉन्क्स, बुद्धिज्म ग्रू ओनली आफ्टर द। पहले तो मैं विनय पिटक के बारे में बताता हूँ, सुनो दोस्तों। बुद्ध की डेथ के बाद ना, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्ध की डेथ के बाद क्या हुआ, बुद्ध की डेथ के बाद ना इन्होंने टाइम टाइम पर इन्होंने तीन क्या किए, तीन ना डॉक्यूमेंट लिखे, ठीक है। बुद्ध की डेथ के बाद, सॉरी, बुद्ध की डेथ के बाद टाइम टाइम पर ना तीन डॉक्यूमेंट बुद्ध के बारे में या बुद्धिज्म के बारे में लिखे गए। पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। फिर लिखा गया विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। प्लीज आप इन तीनों को याद रखिए, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तीन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या है दोस्तों, सुत्त पिटक में लिखे हुए हैं टीचिंग्स, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। विनय पिटक में क्या लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ संघ एंड मॉन्क्स। तो मॉन्क के लिए कानून, और मॉन्क्स जिस संघ में रहेंगे उसके कानून। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये क्या है, इसमें लिखा है फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। बुद्ध की फिलॉसफी लिखी गई है इसमें, ठीक है। तीनों के बारे में आपको बता दिया। एक में लिखा है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, दूसरे में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ संघ, और तीसरे में लिखा हुआ है फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब विनय पिटक डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ मॉन्क्स, विनय पिटक में मॉन्क्स के रूल नहीं है, अभी तो बताया, रूल्स ऑफ संघ है एंड रूल्स ऑफ मॉन्क्स है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो पहली ही क्या हो जाती है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है बुद्धिज्म ग्रू ग्रू ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्ध की डेथ के बाद ही बुद्धिज्म ने जो है वो एक्सपेंशन शुरू किया, ग्रोथ स्टार्ट की। गलत, बुद्ध के अराउंड भी बहुत फेमस था। उसके बाद है सुत्त पिटक, पिटक्स आर वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्खुनीज, ठीक है। सुत्त पिटक में जो भी वर्सेस हैं वो किसने कंपोज किए हैं, भिक्खुनीज ने कंपोज किए हैं। देखो दोस्तों सुनो, इसके ऊपर आप लोगों को मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता हूँ, इसके ऊपर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता हूँ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराता हूँ मैं। देखिए दोस्तों सुनिए, अब जैसा मैंने बताया सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक जो है वो टीचिंग्स है, किसकी, बुद्ध की। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ये दे रहा है कि सुत्त पिटक में जो वर्सेस है वो कंपोज किए गए हैं भिक्खुनीज के द्वारा। देखो दोस्तों, सुत्त पिटक का ना, सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक का एक पार्ट विमेंस के बारे में है, विमेंस के बारे में है, ठीक है, अबाउट विमेन, एक पार्ट विमेन के बारे में है। बट ऐसा बोलना कि पूरा का पूरा सुत्त पिटक ही भिक्खुनीज के द्वारा कंपाइल किया गया है, तो ये तो गलत है। बट हाँ, सुत्त पिटक का एक पार्ट जो है विमेन के बारे में है, और जो पार्ट जो है राइट किया है किसने, लिखा भी किसने है, राइट बाय विमेन इटसेल्फ, ठीक है, महिलाओं ने लिखा है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना हमारी, ये सही भी है और गलत भी है। सुत्त पिटक आर द वर्सेस कंपाउंड बाय कंपोज्ड बाय सॉरी भिक्खुनीज,
कि इसके जो वर्सेस है कंपोज किए हैं भिक्कुनी ने, ये सही भी है गलत भी है। अगले पे चलते हैं, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे। फिर है पुन्ना वॉज अ रिच लैंड लेडी। भाई पुन्ना एक लेडी तो थी, एक लेडी तो थी ये, पर ये लेडी मॉन्क थी, ये एक लेडी मॉन्क थी। तो भाई ये तो अपना जाहिर सी बात है गलती हो गया, ठीक है, जाहिर सी बात है ये अपना गलती हो गया। उसके बाद आखिरी बच गया, द वर्ड चैत्या मे हैव बीन डिराइव डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड चिता। देखिए दोस्तों, दो वर्ड हैं बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म में दो वर्ड हैं, विहारा और चैत्य, विहारा और चैत्य, ठीक है। दो वर्ड तो हैं बुद्धिज्म में, विहारा और चैत्य। विहारा और चैत्य क्या है? विहारा और चैत्य ना कहीं ना कहीं हमें एक बताता है हमें जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स पूजा करते होंगे, और एक बताता है हमें कि जहां पर बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो रहते होंगे, ठीक है। एक जहां पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करते होंगे माइट भी, और एक जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो रहते होंगे। विहारा में रहते थे, चैत्या में पूजा करते थे। अब द वर्ड चैत्या में बी डिराइव्ड फ्रॉम चिता, ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है दोस्तों, वेग है, इसके ऊपर कुछ खास आंसर नहीं बनता है। ये दोनों तो हमारे, ये तीन तो हमारे बहुत आराम से हमें पता लग गए कि इनका जवाब तो क्या है, ये तो गलत है। तो हमें वैसे ऑप्शन टू पे क्लिक करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन टू पे हमें क्लिक करना चाहिए। बट दोस्तों, क्योंकि सी और ई ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ी सी वेग है, ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ी सी वेग है, तो हम अगर इसको छोड़ भी देंगे ना, इस क्वेश्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ इन्होंने, सेटर ने ही कुछ गलतियां की हुई हैं, तो गलतियों की वजह से इस क्वेश्चन पे इतना अच्छा जवाब नहीं बन सकता। बट द बेस्ट आंसर जो होगा इसका, आई थिंक वो सेकंड आंसर होना चाहिए, ए बी और डी। क्योंकि ए विनय पिटक डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ मॉन्क्स, नहीं भाई, वो तो मतलब ए तो, ये स्टेटमेंट तो नॉट करेक्ट ही लिखी हुई है, नॉट करेक्ट ही है। और ए हमारी सिर्फ किस में आ रही है? ए हमारी सिर्फ इसी में आ रही है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन लग रहा है ऐसा कि सबसे ज्यादा नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन यही है। पर मुझे लगता है इनको बाकी ऑप्शंस भी ऐड करने थे, ठीक है, तो इन्होंने वो नहीं किया, इस वजह से इसमें अभी मुझे इन दोनों स्टेटमेंट्स में भी गलती की गुंजाइश लग रही है बहुत हद तक। बट ठीक है, हम ए बी और डी की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। तो ए बी और डी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तो मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर द एंग्लिसाइज नेम्स ऑफ वेयर द ब्रिटिशर्स सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट। तो अच्छा, क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है कि मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर द एंग्लिसाइज नेम्स, उसके बाद यहां पर डैश आएगी, डैश, ठीक है, नेम्स ऑफ डैश, उसके बाद डैश आएगी, डैश वेयर द ब्रिटिश सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट। तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ये क्या थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली, जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी क्या किया था, अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे, वो क्या थे? ये टाउन थे, ये टाउन थे, ये सिटीज थी, ये विलेजेस थे, या ये कैपिटल्स थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये विलेजेस थे दोस्तों, ये क्या थे? ये विलेजेस थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? टू वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है? पहला है, गुरु अर्जन कंपाइल्ड गुरु नानक हाइम्स इन दी आदि ग्रंथ साहिब, ओके। गुरु तेग बहादुर लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, ठीक है, ओके। गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब, और मीराबाई वॉज अ मराठा प्रिंसेस, और लास्ट है मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, ठीक है। तो पहले आप लोग ना हमें जो जो ऑप्शन गलत है
पहले उसको देखते हैं ना, हम इसको एक इजीएस्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, एक ये बात समझ में आ रही है, मीरा बाई वॉज अ मराठा प्रिंसेस। ये बात तो गलत है, ठीक है। मीराबाई जो है वो एक मराठा प्रिंसेस तो नहीं है, पहली बात तो ये गलत हो गई। अब देख लो, जिस ऑप्शन में आपका डी है वो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी है, नहीं हो सकता, ऑप्शन डी है, नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ठीक है। लिखा है गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब। देखो दोस्तों सुनो, बहुत ही ना एक इजीएस्ट वे, आपको पता होगा सिख एक रिलीजन है, सिखिज्म। आपको पता होगा सिखिज्म के अंदर 10 गुरु हैं, 10 गुरु हैं। पहले थे गुरु नानक, ठीक है, और आखिरी थे गुरु तेग बहादुर। इन 10 गुरुओं ने जो भी वाणी दी है उसका जीस्ट क्या है, उसका एक मतलब उसकी एक पूरी एक कंपाइल्ड बुक जो है वो ही क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब एक्चुअली ना, ये जो जितने भी गुरु थे पहले से लेकर 10वें तक, उन सभी गुरुओं की क्या है, वाणी है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि सिखिज्म की शुरुआत किसने की, सिखिज्म की शुरुआत जो है वो गुरु नानक जी ने की थी, ठीक है। और आखिरी गुरु कौन थे, आखिरी गुरु थे सिखिज्म के गुरु तेग बहादुर, ठीक है। चलिए, तो अब ना हमारा ऑप्शन सी पे आप लोग एक बार फोकस कीजिए, ठीक है। एक बार सी पे फोकस कीजिए कि गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब कंपोज की है, ये तो गलत हो गया ना। ये तो पहले से लेकर 10वें गुरु जो है, उन 10 के 10 गुरुओं की जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब है ना। वो जो 10 के 10 गुरुओं की वाणी है वो ग्रंथ साहिब है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन भी हमारा क्या दिख रहा है हमें, गलत दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक मिनट, मैंने एक चीज गलत बोल दी, सॉरी सॉरी, गलत हो गया है कि आखिरी गुरु जो है वो गुरु तेग बहादुर नहीं है, वो है आई थिंक लास्ट गुरु जो है सिखिज्म के, सॉरी दोस्तों, लास्ट गुरु जो है वो सिखिज्म के वो हैं गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी, ठीक है। पर हाँ, बाकी बात मेरी वो सेम ही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है फर्स्ट से लेकर आखिरी गुरु जो है उनकी क्या है, उनकी वाणियां हैं। तो गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, सबने सबकी वाणियां है, तो ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है डी, जिस जिस ऑप्शन में डी है वो तो गया, और जिस ऑप्शन में सी है वो भी गया। तो मतलब मैंने ना आपको ये मान लेते हैं, देखो भाई हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपको सही चीजें नहीं पता तो इट्स ओके, आप देखिए ना क्या गलत है, आप उस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकता है, मुझे मान लीजिए मुझे नहीं पता था कि क्या इनमें से सही स्टेटमेंट है, मैंने किस पे फोकस किया, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो मुझे लग रही है गलत है, मुझे ये पता था, तो मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स पे काम किया, मेरा आराम से क्वेश्चन हो गया। अब मेरा अभी भी आखिरी ऑप्शन बचा है, आखिरी आखिरी ऑप्शन क्या है, 4 है। अब मुझे समझ में आ रहा है यार यही एक बचा हुआ है, करेक्ट तो यही होना है। अब एक बार, मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, बिल्कुल सही बात है भाई, राजस्थान इलाके की प्रिंसेस थी ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। और अगली स्टेटमेंट क्या है, गुरु जैसे देखिए एक और ये स्टेटमेंट है, गुरु तेग बहादुर, वैसे ऑप्शन तो ये सही हो गया है पर सब स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। गुरु तेग बहादुर ने क्या किया था, फाउंडेशन की थी खालसा पंथ की, नहीं नहीं, गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं की थी, किसने की थी, गुरु गोविंद जी ने की थी, गुरु गोविंद जी ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा आर्मी की स्थापना की थी, ठीक है। और है गुरु अर्जन
कंपाइल्ड गुरु नानक साइम्स इन दी आदि ग्रंथ साहिब, ये सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन ई जो है हमारा करेक्ट है। मैं आप लोगों को दोस्तों, मेरा कहीं से कहीं तक ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इनके आंसर्स बताऊं, वो तो आप भी डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपलोड किए हुए हैं इनके आंसर। पर मेरा यहाँ पे मोटिव है कि मैं आपको एक अप्रोच डेवलप करा सकूं। आप जब क्वेश्चन करोगे तो किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन जो है वो करना है, वो अप्रोच डेवलप कराने का काम मेरा है। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ सीयूटी में ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको ना बेस्ट अप्रोच डेवलप करके देंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, बट मैं सीरियसली कह रहा हूं ये वीडियो आपके काम बहुत आएगी, ये बात पक्की है। आपको सिर्फ एक बार ये वीडियो देखनी है, आपकी अप्रोच बहुत हद तक डेवलप हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सूफी टीचर वॉज ऑल्सो नोन एज गरीब नवाज? इनमें से कौन से सूफी टीचर जो है उनको गरीब नवाज भी बोलते हैं? देखो दोस्तों, अमीर खुसरो तो, और निजामुद्दीन औलिया, शेख, अच्छा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए सुन दोस्तों, अगर मैं इनको एक बहुत बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दूं, देखिए औलिया जो है वो कब कौन से समय पर थे? दिल्ली सल्तनत। खुसरो जो है उनको क्या कहा जाता था? पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये किस समय पे थे? दिल्ली सल्तनत, ये अपने निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये एक सूफी थे, ठीक है, पर इनके बारे में कहीं से कहीं तक हमें ये बोलना नहीं जाता कि ये गरीब नवाज थे। उसके बाद एक और थे, बख्तियारुद्दीन काकी, बख्तियार काकी बोलते हैं जिनको। इनकी याद में या इनके रिमेम्बरेंस में कुतुब मीनार बनवाया किसने? कुतुब मीनार बनाया किसने? कुतुब मीनार बनाया भाई, कुतुब कुतुब मीनार बनाया इनकी याद में किसने? कुतुब उद्दीन ऐबक ने, कुतुब उद्दीन ऐबक ने बनवाया, और कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। तो ये तीन पर्सनैलिटी तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बता दी कि ये तीन पर्सनैलिटी अलग अलग है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो है वो एक डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। अमीर खुसरो जो है वो एक डिफरेंट पर्सन है। पर ख्वाजा मुइनुद्दीन, इनके बारे में इन्हें गरीब नवाज बोला जाता था, ठीक है, इन्हें गरीब नवाज बोला जाता था। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। अब देखिए, अब इनको क्यों बोला जाता था इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों को जब क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा। वीडियो क्योंकि बहुत लंबी भी ना हो, ऐसा भी चाहेंगे। तो चलिए अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ इज द फॉर्म ऑफ विच गॉड? कौन से गॉड की फॉर्म? फॉर्म मतलब कि ये किस भगवान के रूप हैं या अवतार हैं, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर ये हमसे। तो एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, चलिए। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ जो है वो किस गॉड की फॉर्म है? देखिए दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। सूर्य, शिव, ब्रह्मा या विष्णु? देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में बताता हूं। ये जो है वो किसके स्वरूप माने जाते हैं? विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जो है वो किसके स्वरूप माने जाते हैं? वो जनरली स्वरूप माने जाते हैं विष्णु के, ठीक है। देखिए, सूर्य देव को लेकर तो आपको पता ही है, ऑलरेडी एक मंदिर है, ठीक है। शिव जो है उनके उनको साउथ इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, अलवार, नयनार, ठीक है, और विरूपाक्षा मंदिर, है ना। तो जगन्नाथ जो है वो किसके हैं स्वरूप? तो विष्णु के स्वरूप है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो विच अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विजिटेड द सिटी ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी? तो 5th सेंचुरी ने में इनमें से किस किसने जो है वो विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था? मैं आपको बता देता हूं, इन सभी ने विजिट किया था दोस्तों,
सभी ने विजिट किया था। पर इन्होंने कैच क्या डाल दिया, इन्होंने कैच डाल दिया दोस्तों, ये देखो, ये है कैच 5th सेंचुरी में। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सभी ने विजिट किया, अल्टीमेटली इन सभी ने विजिट किया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसे डोमिंगो पीस इन्होंने विजिट किया है आई थिंक 16 सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब्दुल रजाक ने 15 सेंचुरी में विजिट किया है। ये कहां से आए थे, हिरात, ये कहां से आए थे, हिरात, या मैं बोलूं प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से आए थे ये, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से आए थे ये, ठीक है। इसके अलावा हाँ, अफनास्ती निकितीन ये कहाँ से आए थे, रशिया से आए थे। ये भी ये भी 5th सेंचुरी में आए थे, ये भी 5th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। ये 5th सेंचुरी में नहीं आए थे, ये आए थे कब, ये आए थे आई थिंक 16 सेंचुरी में, ठीक है। और डोमिंगो पीस भी मैंने क्या बताया, ये भी 16 सेंचुरी में आए थे। और निकोलो दी कॉन्ती ये भी 15 सेंचुरी में आए थे। ये कहाँ से आए थे, ये इटली से आए थे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको, इस क्वेश्चन के लिए तो आपको नॉलेज चाहिए होगी, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी ई। तो बी सी ई जो है ये रहा, बी सी ई जो हमारा ये रहा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है 48। 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है कि मैच करो। अब मैच करते हैं, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो फील्ड, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, वाटर रिजर्वॉयर्स, ठीक है। अब देखते हैं इनको किस किस से हम मिला सकते हैं। जैसे सबसे पहला है, आप ना कोई एक जो है वो बहुत स्ट्रांगली देख लो, हमें क्या कहां पर मिला है। आपको कोई इनमें से चारों नहीं पता कौन किससे मिलेंगे, कोई तो पता होगा, किसी के बारे में तो आपको ऑलरेडी डेवलपमेंट मतलब चीजें पता होंगी। जैसे याद होगा आप लोगों को कि ना, ट्रेसिस ऑफ कैनाल, हड़प्पा जो था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो, सिविलाइजेशन जो है वो एक सेमी एरिड एरिया पे है, सेमी एरिड एरिया पे है, ठीक है। एक सेमी एरिड एरिया पे है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किसकी, इरिगेशन की। और इरिगेशन के लिए वहां पे हड़प्पा वासियों ने क्या बनाए थे, बहुत सारे कैनाल्स बनाए थे। अब ये कैनाल जनरली कहां पर ज्यादा बने हैं, तो देखो दोस्तों, कालीबंगन में, शोरतुगई में, धोलावीरा में, चोलिस्तान में। अब ये एक साइट है शोरतुगई, कहाँ पे है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर है ये, ठीक है। और अफगानिस्तान की आप एक बिग बेसिक ज्योग्राफी भी जानते होगे, तो आप समझ गए होगे अफगानिस्तान में पानी की कमी है, ठीक है। रिवर्स वहां पर कम है, कंकरीली भूमि है, बंजर भूमि है। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें कैनाल्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो मुझे ये पता था कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स कहाँ से मिले हैं, शोरतुगई से मिले हैं। तो सी का सेकंड देख लेते हैं पहले किस में है। सी का सेकंड है, सी का सेकंड नहीं है, सी का सेकंड नहीं है, सी का सेकंड है। तो चलिए ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 1 और 4 में और इसको जो है थोड़ा सा इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको मान लीजिए इनमें से कुछ एक चीज पता है, जैसे वाटर रिजर्वॉयर्स जो है ना, एक ऐसे, इनमें पानी हुआ करता था, ठीक है, इनमें पानी था। ये रिजर्वॉयर्स जो है, पानी संग्रहण का सिस्टम जो है, वो हमें बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। बट मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, मेनली हमें देखने को मिलता है धोलावीरा के अंदर। धोलावीरा के अंदर हमें क्या मिलते हैं, वाटर रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर देखने को मिलते हैं, वाटर रिजर्वॉयर ये देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, धोलावीरा में। तो देखते हैं डी का थर्ड किसी में है, डी का थर्ड नहीं है इसमें, डी का थर्ड है इसमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 जो हो गया वो हमारा करेक्ट हो गया। कितना आसान है दोस्तों, मुझे सबके बारे में पता ही नहीं लगाना था, मुझे सबके बारे में पता ही नहीं लगाना था, मुझे तो किसके बारे में पता लगाना था, कोई दो मुझे आते थे तो मेरा काम वैसे ही हो जाता, ठीक है। और उसके बाद टेराकोटा मॉडल का प्लो कहाँ पे मिला है, चोलिस्तान में मिला है, ठीक है। प्लो फील्ड कहाँ मिली है, कालीबंगा में मिली है, कालीबंगा में एक जुता हुआ खेत मिला है हमें। हाँ बस हो गया। अगला, हु सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग फाइंडेड द विजयनगर एम्पायर, इनमें से किस आदमी ने विजयनगर साम्राज्य की
स्थापना की, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ऐसे कोशिश करते हैं। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो उस समय भारत पे राज जो था ना, इंडिया पे राज था, जिस समय की विजयनगर का काल की बात कर रहा हूं, इस समय भारत पे राज था, एक राजा था दिल्ली दिल्ली सल्तनत पे, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसने ना दो भाइयों को, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का को क्या किया, गवर्नर बना दिया। गवर्नर बना दिया कहाँ का? गवर्नर बना दिया कहाँ का? विजयनगर का। और उसके बाद जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर होता है और आगे के राजा कमजोर होते हैं, ये दोनों भाई बाद में अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रीजन, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो समझ गए आप कौन होगा इसका संस्थापक? हरिहर और बुक्का, ठीक है। क्योंकि विजयनगर एम्पायर जो है उसकी फाउंड किसने की? दो भाई थे, दो भाई थे, क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। असल में वैसे मैं आपको बताऊं, ये पांच भाई थे, ये 5 ब्रदर्स थे ये, और इनके पापा का नाम था संगम, इनके पिताजी का नाम क्या था? संगम था। इसलिए आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टीज ने राज किया है: संगम, सुलुभ, तुलुभ और एराविडु, एराविडु। ये 4 डायनेस्टी ने जो है वो क्या किया है? विजयनगर एम्पायर पर राज किया है। पर विजयनगर एम्पायर की एक तरीके से गद्दी किसने दी थी? तो ये दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 50। अब इनको मिलाना है, शेल, लेपिस लजूली, कैर्नेलियन, स्टीटाइट। शेल क्या होता है? शंख होता है। लेपिस लजूली क्या होता है? एक स्टोन है। लेपिस लजूली एक, लेपिस लजूली क्या है? एक स्टोन है। कहां से लिया जाता था? ये लिया जाता था अफगानिस्तान से। ये कहां से लिया जाता था? अफगानिस्तान से, ठीक है। ब्लू कलर का स्टोन था। कैर्नियल एक स्टोन है, ठीक है, रेड कलर का स्टोन है। शेल क्या होते थे? शंख को बोलते थे। चलिए, अब ना मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बस यही पता है लेपिस लजूली एक ब्लू कलर का स्टोन था, और कहां से लेते थे? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की सिर्फ एक ही साइड दिखी है हमें, कौन सी? शोर गई, क्लिक कर दिया। बी का फर्स्ट क्या है? अफगानिस्तान या शोर गई। तो बी का फर्स्ट, अब देख लेता हूं बी का फर्स्ट किस में है। बी का फर्स्ट नहीं है, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट नहीं है, बी का फर्स्ट नहीं है। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट। अरे मुझे सिर्फ एक ऑप्शन पता था भाई, मुझे पता था लेपिस लजूली पत्थर जो है अफगानिस्तान से लेते थे। मैंने क्लिक कर दिया शोर गई। शोर गई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर है शोर गई। मेरा ऑप्शन, मैंने ये देख लिया भाई, बी का सेकंड, सॉरी, बी का फर्स्ट किस में है? बी का फर्स्ट मुझे दिख रहा है किसी में भी नहीं है। इसमें 4 है, इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है। मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक ऑप्शन ही करेक्ट कर देता हूँ ना। क्यों सारा देखना मुझको? मेरे को तो अपना टाइम बचाना है ना एग्जाम के अंदर। बस मेरा इसमें ही काम हो गया, इसी में मेरा काम हो गया। उसके बाद शेल कहाँ से मिलते थे? शेल वैसे मिला करते थे नागेश्वर साइड से, ठीक है। और करनाइल, सॉरी, हाँ, कैर्नेलियन जो पत्थर था, कैर्नेलियन पत्थर कहां से मिलता है? कैर्नेलियन पत्थर मिलता है लोथल से। और स्टीटाइट कहां से मिलता है? साउथ इंडिया से। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, मैंने बहुत हद तक कोशिश की कि मैं किसी तरीके से आप लोगों की एक अप्रोच डेवलप करा पाऊं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरा मकसद कहीं से कहीं तक आपको आंसर्स बताना नहीं था। मेरा मकसद तो था कि आप लोगों के भीतर मैं वो अप्रोच डेवलप कर सकूं कि जब आप एग्जाम को सॉल्व करोगे तो आप क्या चीजें दिमाग में रख के सॉल्व करोगे।
क्या आप ये जो मैच फॉलोइंग्स आएंगे इनको सबको मिलाओगे, या फिर आप एक स्मार्ट वर्क अपनाओगे? जब आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तब आप कैसे उस क्वेश्चन के साथ डील करोगे? ये मैंने आप लोगों के साथ आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करी। मैं देखो आपको ये बताता हूँ, कोई भी सवाल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको 100% क्वेश्चंस नहीं आ सकते। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे। उन नहीं आते क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे? आप लोगों को मुझे सिर्फ यही समझाना था। आप उसको कैसे पता लगा सकते हो, कैसे क्वेश्चन को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है और उससे चीजें समझी जाती है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोगों ने हिस्ट्री के पीवाईक्यू 2024 को डिस्कस किया। डिस्कस करने में हमने ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली, ठीक है? और हम लोगों ने कहीं न कहीं वो अप्रोच, वो स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप की फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 से ही हम लोगों ने कोशिश की कि हम आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग, वो अप्रोच और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, वो समझा पाएँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट, शायद पॉलिटिकल साइंस या अदर किसी सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और यदि आपको हमारा ये कंटेंट, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।